हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। अब तक मैं आपको 10th क्लास के भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में जो चैप्टर है इसके कई वीडियोस मैं दे चुकी हूँ। आज ये हमारा चैप्टर जो है वो लास्ट रहेगा। ये लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको कवर करवा दूँगी आज। और मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सभी आपने देखे होंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बनाए होंगे। आप लोग अगर डाउट्स रह जाते हैं ना तो उनको कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मुझे आपके डाउट्स का पता चल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और मैं इन सब के लिए वीडियो बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। अब जो है हमारा टॉपिक चल रहा था नशीले पदार्थ पर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अफीम के बारे में। अफीम की अगर हम बात करते हैं तो अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है वैज्ञानिक नाम? पेपेवर सोमनीफेरम, ये है अफीम का वैज्ञानिक नाम। देखो, अगर अपने अफीम की बात करते हैं ना तो अफीम को लोग नशे के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फल होते हैं ना अफीम के, उस फल में से ना कुछ दूध निकलता है, जो दूध की मात्रा से निकलती है। मतलब एक टाइप से मैं बोल सकती हूँ वाइट से एक पदार्थ निकलता है। उस वाइट पदार्थ को सुखाया जाता है और उसके बाद उसे नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। क्लियर बात? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अफीम के अंदर कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्केलॉइड्स से आप सीधे मतलब आप समझ सकते हो कि अफीम में ना कई प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। रसायन के अंदर आ जाएगा जैसे आपका पेपेवरीन, मॉर्फिन, कोडीन, सोमनीफेरिन, आदि। क्लियर बात? तो आपको ध्यान से समझना इस चीज को। पहले मैंने आपको बताया कि जो अफीम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, इसमें कई प्रकार के रसायन पाए जाते हैं या फिर बोल सकते हैं कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, पेपेवरीन, मॉर्फिन, कोडीन, सोमनीफेरिन आदि। अब हम बात करेंगे मॉर्फिन, कोडीन व एल्केलॉइडों के प्रयोग के बारे में। देखो, अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन, कोडीन और एल्केलॉइडों के प्रयोग के बारे में, तो जो मॉर्फिन और कोडीन और जो एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, वैसे तो इनका उपयोग दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दर्द निवारक दवाइयाँ, जिसे अपने बोल सकते हैं पेन किलर दवाइयाँ, ठीक है। इसको बनाने के साथ साथ हम बात कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको क्या बताया, दर्द निवारक दवाइयों के रूप में। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो अगर इसका कैसे उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसका उपयोग किया जाता है कि नशे के रूप में आनंद की अनुभूति के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? एक तो शांति के लिए, एक आनंद के अनुभूति के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कई गांव या ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गम में या खुशी में अफीम का उपयोग किया जाता है। गम यानी हम बोल सकते हैं अगर कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी अफीम का उपयोग किया जाता है। या फिर खुशी के अवसर में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो कहीं पे अगर मैरिज वगैरह है तो वहाँ पर भी अफीम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, गम व खुशी के अवसर पर भी अफीम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कई जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं होती है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं होती है उनको अपना काम मतलब बहुत सारा उनका काम होता है, घर के अलावा कई अदर काम भी वो करती है। तो वो क्या करती है, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाने के लिए थोड़ा सा अफीम उनको खिला देती है।
शुरुआत में तो वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा अफीम खिलाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है उसके शरीर को अफीम की एक लत लग जाती है और वो धीरे धीरे अफीम का आदी हो जाता है, और इस तरीके से वो एक प्रकार से उसके लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के रूप में काम करता है। क्लियर बात है? तो जो माताएं होती हैं अपने शिशुओं को सुलाने के लिए किसका प्रयोग करती है? अफीम का प्रयोग करती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का जितना भी मैंने आपको समझाया है वो सारा आपको समझ आ गया होगा। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं कि अफीम के दुष्प्रभाव। ये तो हमने बात कर ली कि अफीम की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर अफीम का प्रयोग किया जाता है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो नेक्स्ट देखना यहाँ पर, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अफीम के दुष्प्रभाव के बारे में। अगर अफीम के दुष्प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो वैसे अफीम के, एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो अफीम का फल होता है ना, उस फल में से एक सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम दूध बोलते हैं। इस दूध को सुखा करके क्या किया जाता है? अफीम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो अफीम का फल होता है ना, उसकी जो फल भित्ति होती है, भित्ति से क्या मतलब है? फल भित्ति का मतलब होता है कि जो उसका बाहर का लेयर होता है उसे फल भित्ति बोलते हैं। भित्ति यानी दीवार एक टाइप से, ठीक है। तो फल भित्ति क्या हो जाएगा? जो फल का दीवार यानी फल का जो बाहरी आवरण होता है, यानी जो छिलका बोल सकते हैं आम भाषा में, ठीक है। उसको क्या किया जाता है? उबाला जाता है। उबाल करके जो पानी बन जाता है या तैयार होता है, उस पानी को नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, फल भित्ति को उबाल कर नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगर हम इसके नुकसान की बात करते हैं या दुष्प्रभाव की बात करते हैं, तो जो अफीम होता है ना, इसके उपयोग से क्या होता है कि एक तो जो व्यक्ति होता है ना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। क्या बताया मैंने आपको? रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। देखो, अगर हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं अफीम का सेवन कोई व्यक्ति ज़्यादा कर रहा है, तो उसके शरीर में जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है वो हो जाती है कम, यानी रोग प्रतिरोधकता उसकी जो हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी जो आयु है वो घट जाती है, कभी भी वो व्यक्ति मर सकता है। क्लियर बात? तो यहाँ तक आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दवाओं के दुरुपयोग के बारे में, ठीक है। तो दवाओं के जो दुरुपयोग है उसको लेकर दक्षिण एशिया में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। दक्षिण एशिया के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था भारत पर, कि भारत में ऐसे कितनी जगह है या फिर कहाँ पर दवाओं का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग एक तो है पंजाब में, एक है राजस्थान में, यूपी, एमपी, गुजरात। ये जो आपके 5 स्टेट है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि इनमें नशीले पदार्थों का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी हेरोइन का इंजेक्शन लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी अपने बोल सकते हैं नशीले पदार्थों का चलन है, किस रूप में? हेरोइन के रूप में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, देखो जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या फिर जो सड़कों पर पलने वाले बच्चे होते हैं, जिनको अपने यूँ बोल सकते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो नशीले पदार्थों को खरीद सके और उनका सेवन कर सके, तो वो क्या करते हैं, जैसे थिनर वगैरह हो गया, नेल पेंट हो गया, स्प्रे पेंट हो गया,
और जूते चिपकाने वाले गोंद, इस तरीके से कई सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग में लेते हैं और इससे उनको बहुत हानि भी होती है। उनके जो मानसिक विकार उनमें उत्पन्न होते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं, फेफड़ों में सूजन वगैरह होती है, मानसिक क्षति यानी दिमाग उनका बहुत कमज़ोर हो जाता है, छोटी छोटी बातें वो भूलने लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें बताई है मैंने आपको। ये वो स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन दिया जाता है सबसे ज़्यादा। सड़कों पर पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो थिनर, नेल पेंट के रूप में, ठीक है, और जो आपकी सीमेंट है, पेट्रोल है, स्प्रे पेंट है, इनके रूप में ये क्या करते हैं, नशीले पदार्थों के रूप में इनको उपयोग करते हैं, जिससे उनको कई सारी बीमारियां होती है, डरावने सपने आते हैं, फेफड़ों में सूजन होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे मिलावट के बारे में। आपको पता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनमें कितनी सारी मिलावटें की जाती है जो हमारे लिए घातक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। देखो कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है ना, इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाया जाता है और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो ध्यान से सुनना इसको। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो मिलाए जाने वाले जितने भी विभिन्न पदार्थ है, सबसे पहले उसमें आता है आपका लीडेन या डीडीटी। लीडेन या डीडीटी की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं उनको क्षति पहुंचाता है। शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचाता है, लीडेन या डीडीटी की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। तो फॉस्फोरिक अम्ल के लिए एक बात ध्यान से सुनना। फॉस्फोरिक अम्ल जो है ना, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, लोहे तक को गलाने की क्षमता रखता है। क्लियर बात। तो आप कुछ समझ सकते हो, जो पदार्थ लोहे तक को गलाने की क्षमता रखता है तो वो हमारे दांत के लिए कितना हार्मफुल होगा। तो फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में। इसमें क्या होता है, लोहे तक को गलाने की क्षमता, इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोहे से तो कमजोरी है हमारा दांत, तो वो हमारे दांतों को भी क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल है ना, एक क्वेश्चन आता है कि एथिलीन ग्लाइकोल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। देखो मीठा जहर का मतलब, इसे मीठा जहर क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है ना, ये क्या करता है, आपको पता है कि जो बर्फ़ होता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, बर्फ़ के बारे में। तो अगर मैं बर्फ़ जमाना है मुझे, तो मैं जल को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखूँगी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते ही मेरा जो जल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देना उस जल में, तो उसको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं तो कभी भी बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है, पहली बात तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये बर्फ़ में जमने नहीं देता, साथ ही साथ ये हमारे शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचाता है। क्या करता है, शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। इस कारण से ये हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए इसे मीठा जहर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बेंजोइक अम्ल के बारे में या बोरिक अम्ल के बारे में। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर अम्लीयता की मात्रा को बढ़ाता है। अम्लीयता यानी अपने बोल सकते हैं सीधी सी बात, एसिडिटी हो जाती है ना, जब हम कुछ ज़्यादा उल्टा खा लेते हैं, जैसे अपने जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर ले या बाहर का खाना ज़्यादा कर ले, तो उस टाइम हमारे शरीर में या हमारे अमाशय में क्या बनने लग जाता है, एसिड बनने लग जाता है, एसिडिटी बनने लग जाती है। और हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है ना, उसमें क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल या बोरिक अम्ल पाया जाता है, जिससे हमारे अमाशय में अम्लीयता की मात्रा बढ़ती है। अम्लीयता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें शीशा के बारे में। तो शीशा जो होता है ना,
ये इसको अपने ना पीबी से शो करते हैं, लेड या शीशा या पीबी अपन इसको बोल सकते हैं। ये भी हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ये क्या करता है, जो हमारे मस्तिष्क है, हमारा लीवर, गुर्दे जो भी है, फेफड़े वगैरह, इन सभी को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान में रखना आपको, मस्तिष्क, गुर्दे आदि को ये क्या करता है, आदि को ये नुकसान पहुंचाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैफीन के बारे में। तो कैफीन से क्या होता है, अनिद्रा की समस्या उत्पन्न होती है। अनिद्रा का मतलब है कि नींद नहीं आती जल्दी से, ठीक है। तो किसकी समस्या उत्पन्न होती है, एक तो अनिद्रा की समस्या उत्पन्न होती है, प्लस एक चीज आपको और याद रखना है, इससे सिर दर्द काफी रहता है, ठीक है। क्या रहता है, सिर दर्द भी इसमें रहता है। तो ये तो हो गया आपके कोल्ड ड्रिंक के बारे में। अब देख लो कोल्ड ड्रिंक में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना ही करें तो बेहतर है। और अगर फिर भी काफ़ी होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत कम करना शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं दूध के बारे में। तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर है ना, मिलावटी दूध भी पाया जाता है, ठीक है। तो मिलावटी दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। एक तो मिलाया जाता है यूरिया, एक मिलाया जाता है डिटर्जेंट, ध्यान से सुनना, यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल, सोडा, और ये चीजें हैं, यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल और सोडा। इन सभी को मिश्रित करके आपका कृत्रिम दूध बनाया जाता है, ठीक है। और एक सर्वेक्षण के दौरान पता भी चला है कि यूपी के अंदर, कहाँ, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 25% लोग जो है ना, वो मिलावटी दूध का सेवन कर रहे हैं। किसका सेवन कर रहे हैं, मिलावटी दूध का सेवन कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं घी के बारे में, तो घी में क्या मिला दिया जाता है, वनस्पति घी मिला दिया जाता है, यानी आम भाषा में हम बोल सकते हैं डालडा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, घी में क्या मिला दिया जाता है, वनस्पति घी मिला दिया जाता है। सरसों के तेल में क्या मिला दिया जाता है, आर्जेन का तेल, या फिर अपनी बोल सकते हैं पाम ऑयल। क्या मिलाया जाता है आपका, इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं काली मिर्च में, तो काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है पपीते का बीज, इसमें पपीते का बीज मिला दिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने लाल मिर्च की बात करें, तो इसमें मिला दिया जाता है ईंट का चूरा। इसमें क्या मिलाया जाता है, ईंट का चूरा। और हल्दी में क्या मिला दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें मिला दिया जाता है संश्लेषित रंग। तो आप देख सकते हो कि हमारे सेहत के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है। प्रत्येक चीज़ में कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। तो इसके लिए अब आप बोलोगे कि मैम अगर इतना सब कुछ मिलावट किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती? बिल्कुल लेती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके रोकथाम के लिए PFA नाम से एक अधिनियम चलाया गया। कब चलाया गया, 1954 को चलाया गया, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद में रखनी है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रित निषेध अधिनियम। जो भी मिश्रण किया जा रहा है ना, उस पर निषेध यानी रोक लगाने के लिए ये अधिनियम चलाया गया था, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। और वीडियो अच्छी लगे या आपको बहुत पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।